आइन और जो लॉ अप्लीकेबल है वहाँ कोई लफ्ज़ सो मोटो नहीं लिखा गया है। कोर्ट का वकूआ याद होगा, एक बंदे की बड़ी बेदर्दी से 2 बच्चों को मारा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। 5 लड़कियों का मर्डर हुआ था कोहिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। मुख्तदर हलकों का यही ऑप्शन रहा है कि ये मिसयूज़ हो रहा है। जिस तरह रिक वेडिक का केस आया, वो भी एक सो मोटो का इशासाना था। इस वक्त जो पार्लियामेंट से बिल पास हो रहा है या पास हो गया है जुडिशल रिफॉर्म के लाइट में, और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल को टारगेट किया गया है। वो आर्टिकल आइन का है, आर्टिकल 184(3). आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को वो जुरिस्डिक्शन देता है कि अगर मैटर पब्लिक एट लार्ज का हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फ़ाइल किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कानून में के लिए ये लाजिम है कि अगर उसमें कोई चेंजेस करे तो वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और रादर देन के लॉ के ज़रिए से की जाए। कि अगर आर्टिकल 184(3) की केसेस आ जाए, वो जिस कैटेगरी में भी हो, उसके लिए पहले एक कमेटी बने और वो 3 जजेस साहिबान पे मुश्तमिल हो सीनियर, और वो 3 जज साहिबान पे मुश्तमिल कमेटी पहले ये फैसला करे कि क्या वो मैटर आर्टिकल 184(3) में फॉल करता है कि नहीं, और वो उसके लिए बेंच का तयन करे। इस मरतबा इसमें एक चेंजेस थ्रू लॉ लाई जा रही है, और वो ये है कि कोई भी ऑर्डर पास हो जाए अंडर आर्टिकल 184(3) तो एग्रीव्ड पार्टी को एक राइट ऑफ अपील विद इन द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड किया गया है कि एक अदर बेंच को उसमें राइट ऑफ अपील है। आल्दो ये मैटर बड़े अरसा से सब जुडिस रहा है और कोर्ट में भी इस पर कई मरतबा बहस हुई है। जब किसी ने रिव्यू फाइल की है, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो लोगों ने ये अर्ज़ किया है कि इसको रिव्यू को अपील के तौर पे सुना जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बजाय अपील के विद इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इसमें री हेयरिंग का कंसेप्ट होना चाहिए, जो कंसेप्ट हमेशा से बाहर ममालिक में भी मौजूद है। फॉर इंस्टेंस अमेरिका में ये कंसेप्ट मौजूद है। अगर कोर्ट ऑफ अपील फैसला करे तो आपके पास राइट है कि री हेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट करो। इसमें यह प्रोविज़न डाला गया है कि ये लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव इसकी एप्लीकेशन होगी, और जो भी एग्रीव्ड पर्सन है प्रोसीडिंग से, जो प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 184(3) ली गई हो, उसके पास 30 डेज़ में एक अपील फ़ाइल करने का राइट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हुए हैं, फॉर इंस्टेंस जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ एक केस आया था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस आया है, कोई फेक अकाउंट्स में भी ऐसे केसेस थे जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ आए। अब उन लोगों के पास एक राइट ऑफ अपील आ गया कि वो एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आइन और जो लॉ अप्लीकेबल है वहाँ कोई लफ्ज़ सो मोटो नहीं लिखा गया है। सो मोटो एसवेजी बाय यूज़ इस्तेमाल होता रहा है। आइन ने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे भी एक्सरसाइज कर सकती है और ऑन इट्स ओन एक्सरसाइज कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में, जुडिशल नोटिस में इटसेल्फ एक इशू आ जाता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेती है। उसको सो मोटो कहते हैं, उसको नंबर अलाट होता है और वो चीफ जस्टिस नंबर अलोकेट करके उसको कोर्ट में हेयरिंग करवाता है, और हेयरिंग फिर इस तरह होती है जिस तरह किसी भी केस की हो। अब इसमें कुछ ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। पहले शैला जिया वाला केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए थे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्शन लिए थे, लोगों के गरीब लोगों के राइट्स पे लिए थे। आपने देखा होगा फोर्स डिसअपेरेंस केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिए। पुलिस की ब्रूटैलिटी हुई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए। कई मरतबा लोगों को मारा, रेंजर्स ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जिस तरह आपको सियालकोट का वकूआ याद होगा, एक बंदे की बड़ी बेदर्दी से 2 बच्चों को मारा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया ताकि मेक श्योर कर सके कि अगर उसके पीछे जो भी इन्वॉल्व हो वो ना जा सके। आज सम टाइम होता है कि लड़कियों के साथ ज़्यादती हो जाती है। आपको याद होगा 5 लड़कियों का मर्डर हुआ था कोहिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। इस किस्म के बड़े सारे केसेस हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती रही है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें से
मुक़्तदर हलकों का यही ऑप्शन रहा है कि ये मिसयूज़ हो रहा है। फॉर इंस्टेंस एक्सपर्टीज़ मैटर रिक्वायर्ड कर रही थी, जिस तरह रिक वेडिक का केस आया, वो भी एक सोमोटो का ही शासाना था, जो रेंटल पावर्स के थे। बाकी जो सरबराहान होते हैं अक्सर इदारों के, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र और उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कभी ऐसे मरतबा आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है। बाज़ केसेस में ऐसे थे जो कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुए थे, और ज़्यादातर वो केसेस हुए थे जस्टिस साकिब निसार साहब के, जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। वो फार्म हाउसेस की तरफ भी चले गए, वो प्लाज़ों की तरफ भी चले गए, वो रेगुलराइजेशन की तरफ भी चले गए, वो शादी हालों की तरफ भी चले गए, वो इवन सो मच सो कि जो आप फूड आइटम बेचें तो उनकी मार्किंग और टिकट्स जो उस पर लगे हों उनके तरफ भी चले गए। लोगों ने ये समझा कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, इसकी 2-3 तरीके से रेगुलेट होना चाहिए। किस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले, ये रेगुलेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ले लें तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस के जवाबात आने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये खुद सोमोटो ले लें तो फिर इसकी तयन कहाँ हो जाए। अगर वो इफ़ेक्टेड पार्टी है तो उसके पास भी कोई राइट होने चाहिए कि नहीं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में पूरा सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सारे जजेस बैठते हैं और वो फैसले करते हैं। हमारे आईन में ये प्रोवाइडेड है कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसले करें तो सब्जेक्ट टू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अपने रूल्स बनाए। हमारे जो रूल्स बने थे 56 में, फिर 1980 में बने, आदो वो रूल्स बड़े पुराने हैं और उसमें रिफॉर्म की, रिकन्सिडरेशन की बड़ी अशद ज़रूरत है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस में बैठे, और बेंचेस का मतलब है कि 2 जज बैठे, 3 जज या 4 जज बैठे। 3 बेंच तक हम फुल कोर्ट कहते हैं, और उसके ज़्यादा हो तो हम उसको लार्जर बेंच कहते हैं। अगर उसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो बेंचेस का तयन करे, और चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार इसलिए है और होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर को चीफ जस्टिस साहब देकर के ही बेंच बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ रिक्वायर करता है किसी क्रिमिनल मैटर में, तो वो उस बेंच में उसको रख लेते हैं जिसमें ऐसे जज साहिबान हो जिनकी एक्सपर्टीज़ क्रिमिनल लॉ में है। और अगर वो कोई कॉर्पोरेट और टैक्स रिलेटेड हो तो वो उस बेंच में उनको हेयरिंग के लिए मुकर्रर कर फरमाते हैं जिसमें ऐसे जज साहिबान हो जो उनकी एक्सपर्टीज़ रखते हो। तो ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है। अब जो लॉ आया है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक आर्टिकल को पॉइंट आउट किया गया, आर्टिकल 184(3). अब मेरा जो इससे इख्तिलाफ है वो ये है कि पहला आपका पिटीशन आ जाए, तो पिटीशन अगर आ जाए तो फ़ौरन उसको नंबर अलाट करके कोर्ट में आना चाहिए, बजाय इसके कि आप कमेटी के सामने रखें और कमेटी ये फैसला करे कि हमने इसको एंटरटेन करना है कि नहीं करना। इससे आवाम का जो राइट है टू पिटीशन द कोर्ट, आवाम का जो राइट है टू हैव एक्सेस टू जस्टिस और क्विक जस्टिस के लिए है, वो राइट ज़रूर इससे इफ़ेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट वाहिद कोर्ट है पाकिस्तान की जो एपेक्स कोर्ट है, और वो 2 किस्म की ज्यूरिसडिक्शन ले लेती है। एक तो ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन जिसमें बाकी हाई कोर्टों से और ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट के पास फैसले आते हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में बैठ जाती है। दूसरा वो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो अंडर आर्टिकल 184(3) मेनली जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली आते हैं उस केस में ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करती है। उसमें यह है कि अगर आप उन लॉ रिलेटेड कोई ज्यूरिसडिक्शन इनलार्ज करना चाहे या रिस्ट्रिक्ट करना चाहे सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप आइन के ज़रिए से कर सकते हैं। आइन का जो प्रोवाइडेड है कि फेडरल लेजिस्लेचर मतलब नेशनल असम्बली और सेनेट लेजिस्लेशन कर सकती है, वो हर मैटर पर लेजिस्लेशन कर सकती है। बस सुप्रीम कोर्ट के पावर को रिस्ट्रिक्ट या एक्सपेंड करने से रिलेशन अगर कोई लेजिस्लेशन हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन के दायरे में आएगा। वो है लेजिस्लेटिव लिस्ट का क्लास नंबर 55 है। जो मौजूदा लॉ ये ला रहे हैं तो शायद ये कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द ये अप्रूव हो जाए तो ये कोशिश करते हैं कि जो KPK और पंजाब की इलेक्शंस है उसको फर्दर डिले किया जाए, पर मेरा ख्याल है हुकूमत इसमें कामयाब नहीं होगी। उसकी एक रीज़न है, ये लॉ जिस वक्त पास हुआ है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं करता तो प्रेसिडेंट के पास आइन के आर्टिकल 75 में इख्तियार है कि वो वापस भेजे पार्लियामान को कि इसको रिकन्सिडर करे, और जब पार्लियामान को भेजे तो उनके पास सदर के पास 10 दिन का टाइम है। उस 10 दिन के पास अगर दोबारा ये पार्लियामान के पास बिल आता है तो फिर जॉइंट सेशन में ये अप्रूव होगा, और जॉइंट सेशन जब बैठेगी और इसकी ये बिल पास होगा तो उस वक्त ये कानून बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.